हिंदी व्याकरण की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम विकारी शब्द कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छे से। आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। ठीक है, हम शब्द के भेद पढ़ रहे हैं तो अविकारी शब्द पढ़ेंगे। अविकारी शब्द क्या होते हैं ये चलिए देख लेते हैं। तो हमने पिछली क्लास में भी देखा है, पहले भी देख चुके हैं हम कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। नहीं परिवर्तित होते हैं, ठीक है, परिवर्तित नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है इसकी परिभाषा? किसको कहते हैं अव्यय शब्द? तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब कैसे परिवर्तित नहीं होते हैं देख लेते हैं कुछ शब्द। एक उदाहरण लेके हम देखते हैं, जैसे वह है, बहुत पढ़ता है। ठीक है, अब देखिए बहुत शब्द यहाँ पर क्या है? अविकारी शब्द है। कैसे है हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ वह शब्द जो आया है वो किसके लिए? पढ़ता है, ऐसे हमको पता चल रहा है कि क्या है? वह शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अगर यहीं पे हम कह देते हैं वह बहुत पढ़ती है, पढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? पढ़ती है से हमको क्या पता चल रहा है कि ये शब्द किसके लिए आया है? स्त्रीलिंग के लिए आया है, स्त्री के लिए आया है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग है। तो देखिए क्रिया क्या हो रही? परिवर्तित हो रही है। जब यहाँ वह आया पुरुष के लिए तो यहाँ पढ़ता है शब्द आया, लेकिन जब यहाँ वह आया स्त्रीलिंग के लिए तो यहाँ क्या? पढ़ती है शब्द आया। ठीक है, इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। बालक दिन भर खेलता है। अब देखिए यहाँ दिन भर क्या है? अविकारी शब्द है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ बहुत शब्द तो परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्रिया यहाँ परिवर्तित हुई किसके अनुसार? इस कर्ता के अनुसार। लेकिन यहाँ ये बहुत शब्द, जब हम यहाँ पर पुल्लिंग था तो भी वही था बहुत, अगर स्त्रीलिंग है तो भी वही बहुत शब्द वही था, वो परिवर्तित नहीं हुआ। यहाँ भी देख लेते हैं, जैसे बालक शब्द ये दिन भर खेलता है। ठीक है, तो बालक क्या है? संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। खेलना क्या है? क्रिया है। तो बालक ये पुल्लिंग है, इसके लिए क्या शब्द है? खेलता है। मतलब कि क्रिया यहाँ क्या हो गई? बालक के लिए क्रिया क्या आई? खेलता है। ठीक है, लेकिन यहीं अगर हम कर देते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं, बालिका दिन भर खेलती है। ठीक है, देखिए यहाँ बालिका, अब यहाँ संज्ञा परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए यहाँ बालक था, पुल्लिंग के लिए क्या था? बालक था, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए क्या आ गया? बालिका। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। वो लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर क्या हो जाते हैं? परिवर्तित होते हैं। जैसे पुल्लिंग आया तो ये बालक हो गया, स्त्रीलिंग आया तो बालिका हो गया। यहाँ क्रिया भी क्या है? विकारी शब्द है। देखिए क्रिया भी परिवर्तित होती है। यहाँ अगर यहाँ पुल्लिंग आया तो यहाँ क्या है? खेलता है शब्द आया, लेकिन यहाँ अगर बालिका है तो यहाँ क्या है? खेलती है शब्द है। तो ये तो परिवर्तित हो रहे हैं, संज्ञा भी परिवर्तित हो रही, क्रिया भी परिवर्तित हो रही, लेकिन यहाँ क्या परिवर्तित नहीं हो रहा? यहाँ दिन भर शब्द जो है वो यहाँ भी पुल्लिंग के लिए भी वही था और स्त्रीलिंग के लिए भी वही था। ठीक है, खेलता क्रिया के लिए भी वही था, खेलती है क्रिया के लिए भी वही था। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ये शब्द दिन भर शब्द है वो क्या हो गया? विकारी शब्द हो गया। कोई भी देखिए, कोई भी लिंग आए, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, कोई भी वचन आए, कोई भी पुरुष आए या कोई भी कारक आए, ये शब्द वही रहते हैं, सबके साथ वैसे ही प्रयोग होते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए इनको अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो परिवर्तित कौन कौन से शब्द होते हैं? कौन कौन से शब्द परिवर्तित होंगे? संज्ञा, फिर सर्वनाम,
देखिए सर्वनाम जो होता है वो लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग के लिए भी वह प्रयोग होता है और पुल्लिंग के लिए भी वह प्रयोग होता है, ठीक है। बाकी आधार पर परिवर्तित होगा लेकिन लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। कौन सा शब्द? सर्वनाम शब्द, ठीक है। संज्ञा परिवर्तित होगा, सर्वनाम, क्रिया भी परिवर्तित होती है, हमने देख ही लिया। अगर स्त्रीलिंग आएगा, स्त्रीलिंग आता है तो कैसे ये परिवर्तित हो गया, पुल्लिंग आया तो ये खेलता था। तो क्रिया तो परिवर्तित होती है और विशेषण भी परिवर्तित होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर विशेषण का एक शब्द देख लेते हैं, जैसे अच्छा शब्द है, अच्छा क्या है? विशेषण है, लेकिन वह अच्छा है ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर बहुवचन आ जाए तो क्या परिवर्तित हो जाता है? अच्छे हैं, अच्छा से क्या बन जाता है? अगर यहाँ पे वह अच्छा लड़का है, फिर वे अच्छे लड़के हैं, ठीक है, तो अच्छे हो जाता है, अच्छा से क्या हो जाता है? अच्छे हो जाता है। अगर यहाँ पर क्या आ जाते हैं? बहुवचन आ जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अगर एक वह अच्छा लड़का है, ये एक वचन के लिए आया तो क्या हो गया? ये अच्छा ही था, लेकिन अगर वे अच्छे लड़के हैं ऐसा हमने कर दिया तो देखिए यहाँ लड़के भी परिवर्तित हो गया, ये बहुवचन है तो यहाँ ये शब्द भी परिवर्तित हो गया। तो मतलब ये यहाँ समझाने का, ये मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे विशेषण भी परिवर्तित होता है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये चारों ही शब्द परिवर्तित होते हैं, लेकिन अव्यय शब्द जो होते हैं वो वही रहते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में वो परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको अविकारीय अव्यय, विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन, ठीक है। तो अविकारीय अव्यय शब्द कहते हैं। अब अविकारी के भेद देख लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब अविकारी के भेद देखते हैं, चलिए। विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अविकारी कौन कौन से होते हैं। जो पहला भेद होता है, भेद में देखिए अविकारी के भेद, पहला भेद होता है क्रिया विशेषण, फिर दूसरा भेद होता है क्रिया विशेषण अव्यय कर लीजिए, फिर संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, जो चौथा भेद होता है वो विस्मय आदि बोधक, ठीक है। विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन कौन से अव्यय शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, मतलब ये क्रिया की विशेषता बताएंगे। संबंध बोधक अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द और विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द, ठीक है। इन चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्रिया विशेषण क्या होते हैं। अव्यय का जो पहला भेद है वो है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किसको कहते हैं देख लेते हैं, चलिए। तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताएंगे, क्रिया कैसे हो रही है वो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। अब इसके भी भेद होते हैं, ठीक है। कैसे भेद होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण इसका पहला भेद होता है, फिर दूसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा, ठीक है। तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मतलब इसके इन शब्दों को समझिए। कालवाचक ये क्या बताएगा? क्रिया के होने का समय बताएगा, ठीक है, कालवाचक। फिर रीतिवाचक किस तरह से क्रिया हो रही वो बताएगा ये रीतिवाचक। फिर स्थानवाचक क्रिया कहाँ पे हो रही है वो बताएगा स्थान। फिर परिमाण बताएगा मात्रा, कितनी क्रिया हो रही है, ठीक है, कार्य कितना हो रहा है वो बताएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब इनको एक एक करके देख लेते हो तो समझ में आ जाएगा। देखिए पहला जो है कालवाचक क्रिया विशेषण, इसमें हमसे कालवाचक क्रिया विशेषण से हमको क्या पता चलता है कि क्रिया किस समय हो रही है, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण से क्या बताएगा, क्या पता चलेगा हमें कि क्रिया किस समय हो रही है। तो इसमें कैसे शब्द आएंगे? समय से संबंधित शब्द आएंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखिए ये शब्द आएंगे। अब है ना, वह अब पढ़ रहा है, अब घर जा रहा है, तो अब क्या है? समय है। अभी, अभी की बात कर रहा हूँ। कब? समय।
आजकल, दिन भर, रात दिन, कई सारे शब्द। जहाँ भी आपको समय से संबंधित शब्द आएंगे, क्रिया के पहले, क्रिया के लिए, वो क्या होंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। ठीक है, तो आपको रटना नहीं, समझना है कि क्या बता रहा है। अगर वो रीति भी नहीं बताएगा, स्थान और परिमाण भी नहीं बताएगा, तो क्या होगा? कालवाचक होगा। ये भी आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं, राधा आजकल पढ़ रही है। ठीक है, राधा आजकल हर कोई पढ़ रहा है। ठीक है, राधा आजकल पढ़ रही है। ठीक है, ये आजकल शब्द क्या है? आजकल मतलब एक समय बता रहा है कि इस समय क्या है, वो पढ़ रही है। तो आजकल क्या पढ़ रही है? वह अभी अभी आया है। अभी अभी शब्द क्या है? समय को बता रहा है। कब आया है? अभी अभी आया है। ठीक है, तो कब का जवाब भी क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो भेद है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्रिया कैसे हो रही है। इसमें देखिए कुछ शब्द होते हैं, कैसे आपको पहचानना है। इसमें देखिए निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार या निषेध का बोध होता है। ठीक है, रीतिवाचक में क्या होता है? निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध। ठीक है, इनका बोध होता है। तो अब देखिए इसमें कैसे शब्द आएंगे? अवश्य, अचानक, शायद। शब्द तो कई सारे हो सकते हैं, आपको समझना है कि इसमें प्रायः ऐसे शब्द आएंगे, या तो उसमें किसी बात की निश्चित कि हाँ मैं ये काम अवश्य करूँगा, या तो मैं ये नहीं करूँगा, स्वीकार होगा, निषेध होगा, ये सभी शब्द होंगे। ठीक है, अब एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं अवश्य खेलूँगा। ठीक है, मैं अवश्य खेलूँगा, तो इसमें अवश्य शब्द क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसी तरह देखिए, वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ये तेज दौड़ना क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। फिर यह कार्य मत करो। देखिए ये मत शब्द क्या है? निषेध का बोध करा रहा है, मतलब मना कर रहा है, तो ये भी क्या होगा? रीतिवाचक होगा। गीता धीरे लिखती है। कैसे लिखती है? धीरे लिखती है। तो ये कैसे का जो उत्तर मिलता है वो भी क्या होता है? रीतिवाचक होता है। तो वो धीरे लिखती है, तो ये भी क्या बता रहा है? उसकी रीति बता रहा है कि वो कैसा है। ठीक है, उसी प्रकार स्थानवाचक को देख लेते हैं। स्थान में जगह का बोध कराएगा, स्थान का, कि क्रिया कहाँ हो रही। तो देखिए शब्द तो रट नहीं सकते हम, शब्द आप इससे भी अधिक हो जाएंगे, और भी शब्द हो सकते हैं। मैंने कुछ लिए यहाँ पे। पास, दूर, भीतर, बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, यहाँ वहाँ, ये सभी, नीचे ऊपर, ये सभी शब्द क्या होंगे? स्थानवाचक। ठीक है, जैसे वह पास बैठा है, तो पास शब्द क्या है? बैठने की विशेषता बता रहा है कि वो कहाँ बैठा है? पास बैठा है। ठीक है, किताब ऊपर रख दो। ऊपर क्या है? स्थान है कोई। तो ये देखिए ऐसे शब्द जब भी ये स्थान का बोध कराएंगे तो वो सभी क्या होंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। अब लास्ट हमारा क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसको भी चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, जो परिमाणवाचक होगा वो क्रिया की मात्रा बताएगा। ठीक है, क्रिया की मात्रा बताएगा कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। ठीक है, जो चौथा भेद है वो क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? परिमाण, देखिए परिमाण या मात्रा का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी का बोध कराएंगे, परिमाण या मात्रा का बोध कराने वाले शब्द होते हैं ये। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? जो क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें शब्द कैसे आएंगे? देखिए परिमाण क्या होते हैं? थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, जरा सा, थोड़ा सा, ऐसे शब्द आएंगे इसमें। ठीक है, क्रमशः, ऐसे शब्द भी आएंगे। अब देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं इनके। जैसे पहला उदाहरण है, अधिक खाना सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? अधिक। सही है, अधिक खाना सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है, आप सभी जानते हैं। तो अधिक शब्द यहाँ क्या आ रहा है? क्या हो रहा है? खाने की विशेषता बता रहा है कि अधिक खाना क्या है? सेहत के लिए हानिकारक है। तो अधिक शब्द क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए सोहन कम सोता है। ठीक है, कितना सोता है वो? तो कम सोता है। तो कम शब्द क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह तुम इतना काम कर लो। इतना, इतना क्या है? परिमाण है, इतना, उतना, जितना। ठीक है, फिर ये है एक एक करके घर चले जाओ। मतलब कि संख्या बता रहा है कि कितने, कैसे घर चले जाओ? एक एक करके चले जाओ, है ना? अधिक मात्रा में मत जाओ एक साथ सब लोग, एक एक करके घर चले जाओ। तो ये भी शब्द क्या हो जाएगा? एक एक करके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है,
तो वैसे तो प्राय कितना शब्द का जो उत्तर होता है वही क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। फिर भी आप शब्दों को देख के समझ जाएंगे कि शब्द कैसे होंगे, इसमें परिमाणीय मात्रा बताएंगे। किसका परिमाणीय मात्रा बताएंगे, क्रिया का परिमाणीय मात्रा बताएंगे। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के हमने चारों भेद देख लिए। कौन कौन से, कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगर आप चारों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। हाँ, ये देखने में टॉपिक टफ लगता है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, क्रिया विशेषण पढ़ा, जो कि अभिकारी शब्द का पहला भेद है। अभिकारी के 4 भेद हैं, तो 4 भेद में से हमने पहला भेद पढ़ लिया, कौन सा, क्रिया विशेषण। अब इस अगली क्लास में हम अगले भेद को पढ़ेंगे, तब तक आप इसके प्रश्नों का अभ्यास करिए, इस क्लास को अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।